स्वागत है आप सभी का पार्ट 3 के अंदर चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड क्लास 10th को हम पढ़ रहे हैं और ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ा रखे हैं, लाइन बाय लाइन डिटेल में पढ़ा रखा है और ये चैप्टर अब कंप्लीट कर रहा हूँ इन प्लेलिस्ट में। दूसरी बात ये है कि इन सीरीज़ में आपको डिटेल में हर एक चीज़ देखने को मिलेगी, यानी कि लाइन बाय लाइन में हर एक चीज़ तुम्हें डिटेल में समझाऊँगा और जो चीज़ तुम्हें ना समझ आए कमेंट्स में पूछो, तुम्हें रिप्लाई भी जाएगा। और अगर ज़्यादा तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो उसको पे तुम बोल दो वीडियो बनाने को, उस टॉपिक पे मैं वीडियो भी बना दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं होमोलोगस सीरीज़ के बारे में। यू हैव सीन दैट द कार्बन एटम्स बी कैन बी लिंक्ड टुगेदर टू फॉर्म चेन ऑफ वेरिंग लेंथ। यानी कि तुमने देखा है कि जो कार्बन चेन्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ के बहुत सारे वेरिंग लेंथ के चेन बनाते हैं, यानी कि लंबे लंबे चेन बना सकते हैं, छोटे चेन बना सकते हैं, अलग अलग लेंथ के। जो कार्बन के अंदर एक काबिलियत है कि वो डिफरेंट डिफरेंट लेंथ के चेन बना सकता है। दिस कार्बन कैन बी ब्रांच्ड ऑल्सो, और वो चेन बनाने के साथ साथ, लंबी चेन बनाने के साथ साथ वो ब्रांच्ड चेन भी, यानी कि गुच्छों वाले चेन भी बना सकते हैं। यानी कि एक चेन में दूसरी चेन निकली है, दूसरी चेन में तीसरी चेन निकली है, गुच्छों वाली चेन भी उसको बनाना आता है। इन एडिशन हाइड्रोजन एटम और अदर एटम्स ऑन दिस कार्बन चेन कैन बी रिप्लेस्ड बाय एनी ऑफ द फंक्शनल ग्रुप दैट वी सॉ अबव। यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप हमने ऊपर एक टेबल में पढ़ा है, जैसे कि अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सभी को कार्बन के कंपाउंड के अंदर हम हाइड्रोजन को हटाकर उसकी जगह लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मीथेन है और CH4 है तो H, उसमें इन चारों में से कोई भी H हटा के हम वहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि एच को जब हम हटाते हैं तो वहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा सकते हैं, ये इसकी एक खासियत हो गई। द प्रेजेंस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सच एज अल्कोहल डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड। यानी कि कोई भी अगर हम फंक्शनल ग्रुप लगा रहे हैं तो वो फंक्शनल ग्रुप उस पूरे कंपाउंड के फंक्शन को डिसाइड करता है, तभी उसका नाम फंक्शनल ग्रुप है। यानी कि जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है वो उसकी प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके फंक्शंस करेगा। जैसे अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो OH ग्रुप अगर तुम लगा दोगे फंक्शनल ग्रुप तो वो अल्कोहल की प्रॉपर्टी शो करने वाला है। रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ रिगार्डलेस ऑफ द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन, यानी कि कार्बन चेन लंबा है छोटा है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपने अगर फंक्शनल ग्रुप लगाया है तो वो उस फंक्शनल ग्रुप की ही प्रॉपर्टी शो करेगा, वो पूरा कंपाउंड। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल और ब्यूटेनॉल। मेथेनॉल CH3OH है, C2H5OH एथेनॉल है, C3H7OH प्रोपेनॉल है और C4H9OH ब्यूटेनॉल है। अभी ये क्यों वो इनका नाम बता रहा हूँ वो छोड़ दो, तुम ये देखो कि ये जितने भी कंपाउंड है इनके आगे OH लगा है, यानी कि अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। और इनकी जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, पर इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि एक में एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार कार्बन है, ये डिफरेंस है। यानी कि चेन लंबी होती जा रही है पर जो फंक्शन है इनका बहुत हद तक सिमिलर होता है। हैंस सच अ सीरीज ऑफ कंपाउंड इन विच द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्सटीट्यूटेड फॉर हाइड्रोजन इन ए कार्बन चेन इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यानी कि वो का कंपाउंड जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप्स को हाइड्रोजन की जगह कार्बन चेन के अंदर सब्सटीट्यूट किया जाता है उसको होमोलोगस सीरीज़ कहते हैं। और एक चीज़ तुम्हें समझ आई कि कार्बन चेन की लंबाई, चौड़ाई और ब्रांच्ड से हमें नहीं फ़र्क पड़ता। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा है, चाहे वो एक कार्बन वाली चेन में लगा है या 100 कार्बन वाली चेन में लगा है, वहाँ पे फंक्शन परफॉर्म होगा फंक्शनल ग्रुप का, यानी कि फंक्शनल ग्रुप की उस कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्टी आने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे hence such a series of compound in which the same functional group substituted for the hydrogen in a carbon chain is called homologous series, जो कि तुम्हें समझ आ चुका होगा आई होप। Let us look at the homologous series that we saw earlier in table 4.2 if we look at the formula of successive compound से। यानी कि जो हमने पीछे पढ़ा है CH4 के बाद C2H6, उसके बाद C2H6 के बाद C3H8 और उसका नाम भी वहाँ पे लिखा हुआ था मीथेन, उसके बाद इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। उस पहली बात तो तुम्हें वो चार्ट याद होना चाहिए। अब चार्ट याद हो गया है तो आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे कह रहा है ज़रा उस 4.2 टेबल को देखो और वहाँ पे कोई तुम्हें सिमिलैरिटी या फ़र्क कुछ देखने को मिल रहा है। यानी कि जैसे एक कार्बन वाला ये अगर मीथेन है, एक कार्बन वाला अगर ये मीथेन है तो ये C2H6 वाला इथेन है।
इन दोनों में फ़र्क क्या है? तुम यहाँ पे देखोगे इन दोनों में फ़र्क CH2 का है, यानी कि एक CH2 यूनिट का फ़र्क है। अगर CH4 में CH2 में जोड़ दूँ तो C2H6 बनेगा। क्या समझे तुम? CH4 में अगर मैं CH2 जोड़ दूँ तो C2H6 बनेगा, यानी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है? एक CH2 यूनिट का फ़र्क है। सेम इसमें भी है, C2H6 में अगर CH2 जोड़ दूँ तो ये बनेगा, यानी कि इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक CH2 यूनिट का फ़र्क देखने को मिल रहा है हमें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेयर, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन यानी कि 3 कार्बन वाला, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन वाला। इन दोनों के बीच में क्या यही सेम डिफरेंस आएगा या CH2 ही डिफ़र करेगा? बिल्कुल सही, यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन के अंदर भी CH2 यूनिट का ही डिफरेंस आने वाला है। कैन यू फाइंड आउट द डिफरेंस इन मोलिकुलर मास बिटवीन दीज पेयर, यानी कि एटॉमिक मास ऑफ द कार्बन इज़ 12U एंड द एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन इज़ 1U। यहाँ पे अब बात कर रहा है कि यूनिट का तो हमने पता लग गया कि यूनिट का यहाँ इन सब के अंदर CH2 का ही डिफरेंस है, यानी कि अगर मीथेन और इथेन की बात करें तो CH2 का इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। इथेन और प्रोपेन की बात करें तो इन दोनों में CH2 का डिफरेंस है। तुम्हें मुझे ये बताना है कि अब भार के मतलब हमें यूनिट का तो पता लग गया, मतलब यूनिट का कितना डिफरेंस है। तुम्हें ये बताना है कि उनके अंदर वेट का कितना डिफरेंस है, यानी कि उनके अंदर वज़न का कितना डिफरेंस आ रहा है। और तुम एक चीज़ मैं बता दूं, कभी भी अगर हमें कोई एटॉमिक मास गिनना रहता है तो उसकी यूनिट यू होती है, वो जो कि आगे जाके तुम पढ़ोगे। बस तुम याद रखो, जैसे कि हम अपना बाहर यूज़ करने के लिए केजी यूज़ करते हैं, तौलवाते हैं, अगर राशन लेने जाते हैं तो ग्राम में यूज़ करते हैं, वैसे ही एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? यू होता है, जो कि 9th क्लास में जिसने पढ़ा है उसको अच्छे से पता होगा, जिसको नहीं पढ़ा अभी तुम याद रख लो कि ग्राम केजी की जगह यू लगा रहे हैं हम लोग। तो जो हमारे कार्बन का भार होता है, एक कार्बन एटम का 12U होता है और एक हाइड्रोजन एटम का 1U होता है। अब तुम्हें पता है कि हर होमोलोगस सीरीज़ में, ये जो होमोलोगस सीरीज़ है उसके अंदर डिफरेंस किसका आ रहा है? CH2 का आ रहा है। तो अगर मैं CH2 का वज़न निकाल दूं, तो मुझे पता लग जाएगा वेट का कितना डिफरेंस है। तो CH2 का वज़न निकालने के लिए तुम देख सकते हो 12 प्लस 1 प्लस 1 करेंगे। कैसे? एक C का वज़न 12 है और 2 हाइड्रोजन है, तो 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, यानी कि 14U का डिफरेंस हमको देखने को मिलेगा। सिमिलरली टेक दी होमोलोगस सीरीज़ फॉर एल्कीन, यानी कि अब ये क्या कह रहा है कि होमोलोगस सीरीज़ लो पर एल्कीन के लिए। अभी हम एल्कीन के लिए ले रहे थे, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले के लिए ले रहे थे। अब ये कह रहा है एल्कीन के लिए तुम होमोलोगस सीरीज़ लो, यानी कि डबल बॉन्ड वाली सीरीज़। तो उसको लेने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ वो वाली सीरीज़ हमारा इथीन से शुरू होगा। तुम कहोगे सर इथीन से क्यों शुरू होगा? हमारा एक कार्बन से शुरू होना चाहिए, यानी कि मीथीन से शुरू होना चाहिए, जो कि नहीं हो सकता। तुम कहोगे क्यों नहीं हो सकता? ज़रा स्ट्रक्चर देखो मीथेन का। मीथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है और यहाँ पे समझो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। अब तुम बताओ यहाँ पे तुम डबल बॉन्ड कैसे बनाओगे? यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करोगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि कार्बन की सिर्फ 4 वैलेंसी होती है और यहाँ पे 5 देखने को मिल रही है, जो कि गलत हो जाएगी। और हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं बनाता। यानी कि तुम्हें ये चीज़ समझ आ गया कि जो होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन है वो इथीन से स्टार्ट होता है। ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। द होमोलोगस सीरीज़ ऑफ एल्कीन स्टार्ट विद इथीन, यानी कि इथीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा तुम्हें अगर मैं बताऊं तो एक कार्बन, 2 कार्बन, इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड। अब इस कार्बन का भी 2 वैलेंसी पूरा हो गया, इस कार्बन का भी 2 वैलेंसी पूरा हो गया। 2 रहती है तो यहाँ पे 2 यूज़ करके हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी, यानी कि C2H4 हमारा बन रहा है। अब तुम यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है? द फर्स्ट member of this series is ethene, which we have already come across in session 4.2.1, यानी कि इथीन को हमने पहले ही देख रखा है, इसका स्ट्रक्चर भी। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ इथीन? इथीन का फार्मूला क्या होगा? मैंने पहले ही बताया कि इथीन का फार्मूला होगा C2H4, जो कि मैंने लिख दिया। उसके बाद आगे पढ़ोगे, द सक्सीडिंग मेंबर हैज़ फार्मूला C3H6 C4H8 C5H10। डज दीज ऑल्सो डिफर बाय CH2, यानी कि CH2 यूनिट के साथ ये भी क्या इनके बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है? क्या तुम ये पता लगा सकते हो कि जैसे एल्केन्स के अंदर, यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले के अंदर CH2 का डिफरेंस आ रहा था, क्या इथीन के अंदर भी एल्कीन्स के अंदर भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? तो सिंपली क्या करो, ये C2H4 है, इसको इससे कंपेयर करो C3H6 के साथ। तो यहाँ पे मैं देखूँ, अगर मैं इसके अंदर CH2 ऐड करूँ तो हमारा यही बनेगा। कैसे बनेगा? एक इधर कार्बन जाएगा, 3 कार्बन,
और H2 यानी कि 6, ये 6 बन जाएगा। यानी कि अगर मैं इसके अंदर CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा, और इसके अंदर मैं CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा, और इसके अंदर CH2 ऐड करूँ तो ये बन जाएगा। यानी कि इनके बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि दीज आर ऑल्सो होमोलोगस सीरीज, यानी कि ये भी एक होमोलोगस सीरीज है। डू यू सी, यानी कि क्या तुमने देखा, क्या देखा भाई, एनी रिलेशन बिटवीन द नंबर ऑफ कार्बन्स एंड द हाइड्रोजन्स एटम इन दीज कंपाउंड्स, यानी कि इन सभी कंपाउंड्स के अंदर क्या तुमने कोई रिलेशन देखा है, क्या कोई बंधन देखा है, कोई रिश्ता देखा है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये देखा है कि मतलब ये सारे एक ही जैसा नेचर शो कर रहे हैं। एक ही जैसा नेचर मतलब सर मुझे समझ नहीं है, समझना क्या है, मतलब कि तुम अगर कार्बन और हाइड्रोजन से ही हर चीज़ बना रहे हो, एल्केन एल्कीन एल्काइन, तो इनके बीच में नंबर ऑफ कार्बन जैसे एक्स, यहाँ पे कुछ मान लो, यहाँ पे वाई मान लो, तो ये इनका रेशो सेम हो जा रहा है, यानी कि इनका रेशो सेम हो रहा है। तो इसीलिए इसके लिए एक जर्नल फार्मूला दिया गया है। वो जर्नल फार्मूला क्या है, फॉर एल्कीन्स, यानी कि एल्कीन के लिए जर्नल फार्मूला क्या है, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। फॉर एल्कीन्स के लिए जर्नल फार्मूला क्या है, व्हाट इज़ द जर्नल फार्मूला फॉर एल्कीन्स, वो है CnH2n, यानी कि CnH2n। अगर ये n की जगह 2, 3, 4 फिल करोगे तो तुम्हारा एक स्ट्रक्चर भी बन जाएगा और तुम्हारा एक फार्मूला भी बन जाएगा। तुम कहोगे जर्नल फार्मूला का क्या यूज़ है, जर्नल फार्मूला का क्या यूज़ है, अगर कोई कंपाउंड तुमको दे रखा है और उसके नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख रखे हैं, तो ये जर्नल फार्मूला लगा के तुम देख सकते हो वो एल्कीन एल्काइन या एल्केन है। और दूसरी चीज़, जैसे कि मैं एग्जांपल से समझाऊँ, ये जर्नल फार्मूला में पुट करूँ तो जैसे समझ लो, बोला कि 3 कार्बन का तुम्हें बनाना है एल्कीन, यानी कि डबल बॉन्ड वाला। 3 कार्बन का कैसे बनाओगे, ये फार्मूला याद रहना चाहिए तुमको। फार्मूला का क्या कहना है, CnH2n है, तो हम क्या करेंगे, Cn की जगह हम 3 पुट करेंगे, क्योंकि 3 कार्बन का हमने कंपाउंड बनना है। H की जगह हम क्या पढ़ेंगे, 2 गुणे 3, यानी कि ये n को 2 के साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये बन गया हमारा, क्या बन गया, फॉर एल्कीन्स, एल्कीन्स के लिए हमारा जो है ये कंपाउंड बन गया, यानी कि C3H6। अब क्या ये सही कंपाउंड बना, हम चेक करेंगे। कार्बन कार्बन कार्बन, इसको एक लगा दिया डबल बॉन्ड, इसके बाद एक एक 4 हो गया इसका, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही, ये कंपाउंड बिल्कुल सही। तुम कहोगे सर आपने क्या किया, मेरे को समझ नहीं आया, मैं दोबारा बताता हूँ तुमको, हर एक चीज़ समझ आने वाली है। एक बार मुझे इसको रब कर लेता हूँ, उसके बाद तुमको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा। वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड है, ये 4 वैलेंसी इसकी हो गई, 3 और 1 4 इसकी हो गई, 1 और 3 इसकी हो गई। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ लेना तुम, यहाँ पे मैं शो नहीं कर रहा हूँ, हाइड्रोजन जोड़ लेना। तो आप देखोगे 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन, यानी कि हमारा स्ट्रक्चर भी सही है। तो ये जर्नल फार्मूला हो गया फॉर एल्कीन्स, यानी कि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के लिए ये जर्नल फार्मूला हो गया। सर मुझे ये बताओ कि सिंगल बॉन्ड वाले के लिए जर्नल फार्मूला क्या होगा और डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले के लिए जर्नल फार्मूला क्या होगा। तो तुम ध्यान से देखोगे तो ये वही पूछ रहा है, कैन यू सिमिलरली जनरेट द जर्नल फार्मूला फॉर एल्केन एंड एल्काइन, यानी कि डबल और सिंगल बॉन्ड वाले के लिए क्या तुम कोई जर्नल फार्मूला बना सकते हो। हाँ बिल्कुल हम बना सकते हैं। अगर मैं बताऊं, ये तुमने नोट कर लेना है जर्नल फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ। फॉर एल्केन्स यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले के लिए क्या हमारा होने वाला है, सिंगल बॉन्ड वाले के लिए हमारा क्या होने वाला है जर्नल फार्मूला, CnH2n+2, ये हो गया हमारा एल्केन्स के लिए। अब ट्रिपल डबल बॉन्ड वाला तो ये रहा, अब ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लेते हैं, CnH2n-2, ये है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला फॉर एल्केन है, ये फार्मूला फॉर एल्काइन है। ये तुम्हें याद हो जाना चाहिए और नोट भी कर लेना, और जैसे ही तुम इनके अंदर वैल्यूज पुट करोगे तुम्हारे को आंसर देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ तुम्हें ये क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये बताओ कि ये 1 से 1 क्यों नहीं यहाँ पे पुट कर सकते। अगर तुम यहाँ पे 1 पुट करोगे, और हमें पता है कि मीथेन से कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, यानी कि मीथेन में कोई डबल बॉन्ड नहीं आ सकता, इसी कारण से पहले भी मैंने बताया, इसी कारण से हम 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला, एज द मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस इन होमोलोगस सीरीज, जैसे जैसे होमोलोगस सीरीज में मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास कैसे बढ़ेगा, कार्बन नंबर बढ़ेंगे, कार्बन जैसे जैसे जोड़ने जाओगे उसका भार बढ़ता जाएगा। तो ये कह रहा है जैसे जैसे उसका वजन बढ़ता जाता है कोई भी कंपाउंड का जो कि होमोलोगस है, ए ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टी इज सीन, उसके फिजिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं,
This is because the melting and the boiling point increases with increase in the molecular mass. यानी कि जैसे जैसे कोई भी होमोलोगस सीरीज़ है, होमोलोगस कंपाउंड है, उसका वजन बढ़ता है, यानी कि कार्बन के नंबर बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जाता है। फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, तुम चाय बना रहे थे 2 कप और अच्छे से तुम बना रहे हो, तो एक टेम्परेचर पे चाय बन जानी थी, पर पता चला 2 रिश्तेदार और आ गए, तो तुमने 2 कप दूध और डाल दिया। तो क्या होता है, जब खौलता हुआ दूध को तुम देखोगे, उसके अंदर दूध और डाल दोगे, तो क्या होगा, वहाँ पे वो खोलना बंद कर देता है, यानी कि उसके अंदर वजन बढ़ा, दूध और डाला, वजन बढ़ा, तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, यानी कि और हीट दोगे, उसके बाद कुछ देर बाद वो उबलेगा या ऊपर आएगा। तो इसी तरीके से जैसे ही वजन बढ़ाते हो तो उसको और हीट देनी पड़ती है मेल्ट और बॉयल करने के लिए, इसलिए हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो जाता है। Other physical properties such as solubility in a particular solvent also show a similar gradation। और solubility यानी कि उस कंपाउंड को अगर हम किसी चीज़ में मिलाएं, किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो वहाँ पे भी ये सेम नेचर शो करता है कि इसका solubility इंक्रीज़ हो जाती है। बट दी chemical property which chemical properties which are determined solely by the functional group remains similar in a homologous series। यानी कि बट होमोलोगस सीरीज़ के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो फंक्शनल ग्रुप्स के द्वारा डिसाइड होती है, इसलिए वो हर एक कंपाउंड के लिए, चाहे वो 1000 कार्बन वाला कंपाउंड है या 1 कार्बन वाला कंपाउंड है, उनका फंक्शन जो होता है केमिकली, उनका जो नेचर होता है बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। यानी कि होमोलोगस से सीरीज़ के बारे में तुमने क्या जाना, होमोलोगस सीरीज़ जो होती हैं, अगर उनका वजन बढ़ता जाए, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाए, कार्बन नंबर बढ़ते जाएँ, तो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है और सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है। साथ ही में अगर होमोलोगस सीरीज़ है तो उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी रहेगा ना, कोई भी ले लो, 10 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला, उनके अंदर केमिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सेम होती है, क्योंकि उनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम लगा है। यानी कि तुम्हें ये समझ आया होमोलोगस सीरीज़ के अंदर कि फंक्शनल ग्रुप सेम लगने के कारण उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होती है, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस आता है। यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट चेंज होगा, बॉइलिंग पॉइंट चेंज होगा, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज होगी। यानी कि वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज करेंगे होमोलोगस सीरीज़, बट केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं चेंज करेंगे। तुम कहोगे सर होमोलोगस सीरीज़ को पहचानने का तरीका क्या है? होमोलोगस सीरीज़ का पहचानने का तरीका ये है कि उनके अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट, जैसे CH2 हो गया या और भी अलग अलग यूनिट्स होते हैं, उनका डिफरेंस आएगा। और दूसरी चीज़, अगर फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा तो वो हर एक कंपाउंड में, हर एक होमोलोगस सीरीज़ वाले कंपाउंड में सेम फंक्शनल ग्रुप लगा रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और एक्टिविटी 4.2 हम देखेंगे। तो एक्टिविटी 4.2 हम देखेंगे, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर मास फॉर CH3OH C2H5OH, इन दोनों के बीच में, फिर B में भी इन दोनों के बीच में, और C में भी इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। किस चीज़ का बताना है? पहली चीज़, इन दोनों में फार्मूला में क्या डिफरेंस है, और दूसरी चीज़ ये बताना है कि इनके अंदर मास में क्या डिफरेंस है। तो चलो देखते हैं, आराम से हमें ये चीज़ें देखने को मिलेगी। पहली चीज़ तुम देखोगे, इसके अंदर और इसके अंदर फार्मूला में क्या डिफरेंस है, तो तुम देखोगे इसके अंदर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एक C बढ़ रहा है और 2 H बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखो, OH तो सेम है दोनों में, यहाँ पे एक C बढ़ रहा है और 2 H बढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जंप होने में 2 C हो गए हैं और 5 H हो गए हैं। यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का डिफरेंस है। ध्यान से यहाँ देखोगे तो यहाँ पे भी तुम्हें यही देखने की, 2 से अगर 3 जाना है तो 1 कार्बन का डिफरेंस है, और 5 से 7 जाना है तो 2 का हाइड्रोजन का डिफरेंस है। यानी कि इनके बीच में भी CH2 यूनिट का डिफरेंस है, और ऐसे ही इसके बीच में CH2 यूनिट का डिफरेंस है। यानी कि फार्मूला का डिफरेंस हमने देख लिया कि हर एक एग्जांपल में A B C में CH2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। अब मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस भी ऐसे ही निकाल लेंगे, जो अगर CH2 का डिफरेंस आ रहा है तो CH2 का वजन निकालेंगे तो वही डिफरेंस मास का होगा। तो CH2 का जो वेट होता है वो, अगर हम देखें मॉलिक्यूलर मास होता है तो 14U होगा, यानी कि 14U हर एक बीच में डिफरेंस आ रहा है। इज देयर एनी सिमिलरिटी इन दीज थ्री? यहाँ पे पूछ रहा है इनके बीच में क्या कोई सिमिलरिटी है इन तीनों में? हाँ, इन तीनों एग्जाम्पल में बिल्कुल सिमिलरिटी देखने को मिल रही है कि इनके बीच में जो फंक्शनल ग्रुप लगे हुआ है जो कि OH है वो सब में सेम है, और साथ ही में इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो यूनिट का डिफरेंस आ रहा है वो CH2 है जो कि सब में सेम है। यानी कि 2 सिमिलरिटी हमको देखने को मिल रही है, और इसी 2 सिमिलरिटी को देख कर हम कह सकते हैं दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ कैसे? अरेंज दिस अल्कोहल इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एटम, यानी कि कार्बन इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में इनको अरेंज करो इन सीरीज़ को, जैसे कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन के अरेंज करोगे तो तुम्हें एक क्या मिलेगा?
होमोलोगो सीरीज मिलेगा। कैन वी कॉल दिस फैमिली ए होमोलोगो सीरीज? यस, बिल्कुल कह सकते हो, दीज आर दी होमोलोगो सीरीज, यानी कि ये होमोलोगो सीरीज ही है। और उसके बाद कह रहा है जनरेट दी होमोलोगो सीरीज फॉर द कंपाउंड कंटेनिंग अप टू 4 कार्बन फॉर दी अदर फंक्शनल ग्रुप। अब ये कह रहा है कि OH को हटा के इन सीरीज में, जैसे कि असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुमने लगाया, तो इसको हटा के OH को हर कंपाउंड में से हटा के वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप लगा के चेक करो और बताओ कि क्या उनकी होमोलोगो सीरीज़ बनाओ। यहाँ पे वो ये कहने की कोशिश कर रहा है। अब बात करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड, यानी कि हम नामकरण करेंगे। कैसे है? मैंने बताया कि वो मेथनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनॉल है, ब्यूटानॉल है। ये नाम देना तुम भी सीख जाओगे, कैसे देते हैं और क्या प्रोसीजर है, ये सारा चीज़ मैं तुमको बताने वाला हूँ नॉमेनक्लेचर ऑफ कंपाउंड वाले टॉपिक में। तो स्टार्ट करते हैं ये टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें ये जानना होगा कि नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड होता क्या है, मतलब नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड से तुम समझ क्या रहे हो, ये तुम्हें बताना है। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड क्या होता है, पहले नॉर्मल एग्जांपल से मैं तुमको समझाऊं तो नॉमेनक्लेचर मतलब क्या होता है? नामकरण। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसका हम नामकरण कहते हैं, नाम कुछ देते हैं, और एक पर्टिकुलर तरीका होता है अलग अलग रिलीजन में नाम देने का। तो कई लोग पंडित को बुलाते हैं, कई लोग मौलाना को बुलाते हैं, कई लोग फादर को बुलाते हैं, कई लोग किसी को बुलाते हैं, और बच्चे का कुंडली वंडली देख के नाम रखते हैं। अलग अलग प्रोसीजर होता है, मुझे नहीं पता वो प्रोसीजर, पर मुझे नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड का प्रोसीजर पता है। यानी कि हम आज बुलाने वाले हैं मास्टर जी को कार्बन कंपाउंड्स को नाम देने के लिए। और तुम स्कूल में रहते हो, कॉलेज में रहते हो, तो तुम देखते होगे कि हम अपने दोस्तों को उनका जो नाम होता है वो बिगाड़ कर कोई और नाम दे देते हैं। चिंटू मिंटू पंकू पंका जो भी देना होता है, तो हम नाम बिगाड़ के उसके नाम को ही तोड़ मरोड़ के उसका अलग नाम बनाते हैं। तो वो भी एक नॉमेनक्लेचर कहलाएगा। तुम एक वे यूज़ कर रहे हो, एक तरीका यूज़ कर रहे हो किसी को नाम देने का, तो वो होता है। कई लोग को तुम उसके बॉडी शेप पे नाम देते हो। अगर कोई मोटा है तो वो मोटे तुम बोलते हो, तो वो एक पर्टिकुलर वे हुआ ना कि तुम एक प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो कि अगर ये मोटा है तो इसको मोटा बोलूँगा, अगर ये पतला है तो ये पतलू बोलूँगा, अगर ये गोरा काला है तो उस पर भी तुम चिढ़ाते हो। यहाँ पे कास्ट क्रीड और ये सब मत लाना, मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही बता रहा हूँ। तो तुम ये एक प्रोसीजर फॉलो करते हो कि अच्छा ये ऐसा होगा तो मैं ये वाला नाम दूंगा। इसी तरीके से कार्बन कंपाउंड्स के अंदर कोई चीज़ अगर तुम देखोगे, एक पर्टिकुलर पैटर्न देखोगे, एक पर्टिकुलर मतलब तुम एक पर्टिकुलर एविडेंसेस देखोगे, तो तुम्हें कार्बन कंपाउंड्स को नाम देने आ जाएगा। कार्बन कंपाउंड्स को नाम देने का तरीका क्या है, ये हम सीखेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं। द नेम ऑफ द कंपाउंड इन होमोलोगो सीरीज आर बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द बेसिक कार्बन चेन मॉडिफाइड बाय ए प्रीफिक्स phrase before or a suffix phrase after indicating the nature of the functional group. For example, the name of the alcohol taken in activity 4.2 are methanol, ethanol, propanol, butanol। यानी कि यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जो नेम ऑफ द कंपाउंड है होमोलोगो सीरीज के अंदर, वो किसके ऊपर बेस होता है? बेसिक कार्बन चेन के ऊपर। यानी कि जो नाम होता है, जो हम नामकरण करते हैं, वो किस बेस पे करते हैं किसी कार्बन कंपाउंड का, कि उसके अंदर कितनी लंबी चेन है और कितने कार्बन है। ध्यान से इस पॉइंट को नोट कर लेना है। हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखो, मलयालम, पंजाबी, उर्दू, जिसमें लिखना है लिखो। ये लाइन मेरी लिख लो कि किसी भी नॉमेनक्लेचर को जब हम करते हैं, कोई भी कार्बन कंपाउंड को नाम देते हैं, तो उसके चेन की लेंथ के हिसाब से, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से उसकी नेमिंग करते हैं। बट जो उसका फंक्शन होता है वो उसके अंदर लगे फंक्शनल ग्रुप के द्वारा डिसाइड किया जाता है। यानी कि उसका फंक्शन कौन डिसाइड करेगा? नाम डिसाइड कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स, और फंक्शन कौन डिसाइड कर रहा है? फंक्शनल ग्रुप। अब आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल के लिए हमने देखा था कि मेथनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, मैंने जैसा बताया, ये नाम तुम भी देना सीख जाओगे जैसे तुम अपने दोस्तों को नाम देते हो। बट थोड़ा सा सब्र करना होगा। ये स्टेप्स देखोगे तुम्हें हर एक चीज़ समझ आने वाली है। नेमिंग ऑफ द कार्बन कंपाउंड कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स। यानी कि ये कुछ मेथड्स हैं जिसको तुम करोगे तो तुम नाम दे सकते हो किसी भी कार्बन कंपाउंड्स को। आइडेंटिफाई, पहला स्टेप क्या रहेगा? कोई भी कंपाउंड दिया तुमको, फॉर एग्जांपल कोई भी कंपाउंड दिया, जैसे कि यहाँ पे समझ लो मैंने तुमको ये कंपाउंड दे दिया एग्जांपल के लिए, अभी मैं सिखाऊंगा तुमको कैसे। ये कंपाउंड दे दिया, तुम इसका नाम कैसे लिखोगे? मतलब तुम उसका नाम कैसे, कोई आइडिया नहीं है, मैंने अभी कोई मेथड नहीं बताया। तुम क्या, कोई आइडिया है तुम इसको कैसे नाम दे सकते हो, कैसे नाम दोगे? तो यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, यार सर इसका नाम कैसे रखूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो अब इस इमेज को याद रखना और इसी इमेज को देख के हम नाम रखना सीखेंगे। किस तरीके से दिखाता हूँ। पहले यहाँ पे क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स
इन द कंपाउंड, यानी कि ये कह रहा है कंपाउंड के अंदर जो भी तुमने कंपाउंड दिया है उसके अंदर देखो नंबर ऑफ कार्बन्स कितने हैं। अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम्स वुड हैव द नेम प्रोपेन, यानी कि अगर किसी के अंदर 3 कार्बन है तो उसको तुम प्रोपेन कह सकते हो। एक चार्ट मैंने बताया था कि 1 कार्बन वाला मीथेन कहलाएगा, 2 कार्बन वाला इथेन कहलाएगा, वो चार्ट याद रहेगा तभी तुम ये कर पाओगे। चलो तो यहाँ पे हम पहले नंबर ऑफ कार्बन्स गिनेंगे, तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ कार्बन्स गिनेंगे तो यहाँ पे तुम देखोगे 1 2 3, यानी कि 3 कार्बन देखने को मिल रहे हैं, यानी कि हम यहाँ पे प्रोपेन यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोपेन यूज़ कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, प्रोपेन नाम दे दिया हमने, पर अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क, एक अभी हमने स्टेप फॉलो किया है। दूसरा स्टेप क्या है, इन केस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट it is indicates indicates in the name of the compound with earlier as a prefix और a suffix। यानी कि इसने क्या बोला कि नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने के बाद, यानी कि हमने 3 कार्बन गिन लिया, 1 2 3 कार्बन है, उसके बाद चेक करो कि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो प्रेजेंट नहीं है। चलो हम चेक करते हैं, ओहो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है सर, मेरे को बता दो। ये रहा एक फंक्शनल ग्रुप, जो कि तुम्हें वो वाला चार्ट याद रहेगा तभी तुम आइडेंटिफाई करोगे। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है, यानी कि उसने क्या बोला, पहले नंबर ऑफ कार्बन्स गिनो, फिर उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन गिनने के बाद उसका नाम याद करो। तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन होता है, 5 कार्बन के लिए पेंटेन होता है, 2 कार्बन के लिए इथेन होता है, 1 कार्बन के लिए मीथेन होता है। हमें 3 कार्बन वाला आया है तो हम बोलेंगे ये प्रोपेन हो गया। बट उसने बोला रुको रुको रुको, अभी नाम नहीं देना है। तुमने 3 कार्बन गिन लिया और तुमने याद कर लिया कि हाँ इसका प्रोपेन नाम हो सकता है, पर एक बार चेक कर लो कि कहीं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं प्रेजेंट। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और हमें पता है फंक्शनल ग्रुप वाले चार्ट में नाम दे रखा है कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसका एक नेम यूज़ करेंगे। अल्कोहल के लिए OL था, तो ठीक है OL लगेगा, यानी कि प्रोपेन में OL लगेगा, ये तो हमें समझ आ गया। दूसरी चीज़ उसने क्या बोला है कि अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप क्या करता है, अगर इसका नाम प्रोपेन है तो प्रोपेन के आगे या प्रोपेन के पीछे, प्रोपेन यानी कि प्रोपेन तब जब तुम लिखोगे तो इसके आगे या पीछे फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखा जाएगा। इससे क्या पता लगेगा कि प्रोपेन 3 कार्बन का चेन है और इसके अंदर ये फंक्शनल ग्रुप लगा है और ये वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अगला स्टेप क्या है हम देखते हैं, उसके बाद और चीज़ें समझ आएगी। द नेम ऑफ द कार्बन इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज सरफिक्स, अगर सरफिक्स के हिसाब से तुम उसको नाम दे रहे हो, यानी कि सरफिक्स का मतलब क्या हुआ तुम्हें बता देता हूँ मैं। यहाँ पे तुम एग्जाम्पल देखोगे तो सरफिक्स और प्रीफिक्स, पहले तुम्हें तो बता दूं क्या होता है। सरफिक्स का मतलब क्या है कि अगर मैंने प्रोपेन लिखा है, समझ लीजिए प्रोपेन लिखा हुआ है, तो अगर मैं फंक्शनल ग्रुप का नेम इधर लगा रहा हूँ तो ये एरिया सरफिक्स कहलाएगा, यानी कि वर्ड के बाद कोई चीज़ लगाना वो सरफिक्स कहलाती है। अगर वर्ड से पहले कोई चीज़ लगाऊँ तो ये प्रीफिक्स होगा। यानी कि तुम्हारा नाम अगर अमन है तो अमन के आगे क्या लगेगा, अमन कुमार, अमन यादव, अमन शर्मा, अमन जो भी है, अमन कश्यप, अमन खान, जो भी तुम लगाना चाहते हो, अमन अली, जो भी लगाना चाहते हो। यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं, शर्मा, यादव, मिश्रा, अली, वारसी, जो भी तुम लगाना चाहते हो, अमन के आगे जो चीज़ लग रही है वो सरफिक्स कहलाएगी। अगर मेरा नाम अमन अली है तो यहाँ पे मेरे आगे अली लग रहा है, यानी कि ये मेरा सरफिक्स हो गया। या अमन किसी का कुमार है तो ये कुमार क्या हो गया, उसके लिए सरफिक्स हो गया। बट अगर उसके नेम से पहले कुछ लग रहा है तो वो एक प्रीफिक्स कहलाएगा। जैसे हमारे माता पिता के नाम से पहले कुछ लग गया, जैसे किसी के फादर डॉक्टर है तो उनके नाम से पहले क्या लगेगा, डॉक्टर XYZ, यानी कि डॉक्टर राहुल, डॉक्टर मिश्रा। तो जो डॉक्टर के पहले जो लग रहा है ना नेम, जैसे समझ लो नाम है नाम कुछ भी सोच लेते हैं, रमेश, डॉक्टर रमेश, तो डॉक्टर रमेश के पहले क्या लग रहा है, डॉक्टर लग रहा है, यानी कि वो प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स और सरफिक्स आई होप तुम्हें समझ आया हो। नाम के आगे लगने वाला सरफिक्स कहलाता है, नाम के पीछे लगने वाला प्रीफिक्स कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, तो उसने क्या बोला है, अगर फंक्शनल ग्रुप, क्या बोला इसने, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम सरफिक्स की तरह यूज़ कर रहे हो, क्या मैंने बोला, अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम सरफिक्स की तरह यूज़ करो, यानी कि उस फंक्शनल ग्रुप का नाम आगे लग रहा है, तो वहाँ पे कुछ रूल्स फॉलो किए जाएंगे। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनका एज अ नेम सरफिक्स की तरह यूज़ होगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे, यहाँ पे लिख रखा है कि एल्कीन्स के लिए, एल्काइंस के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड्स के लिए, एल्डिहाइड, अल्कोहल के लिए, सबके लिए जो नेम होंगे, यानी कि जो नाम होंगे वो सरफिक्स के लिए यूज़ होंगे। सरफिक्स का मतलब क्या हुआ, ये सारे OL, AL, ओन, ये सभी नाम के आगे लगेंगे, यानी कि नाम ओइक एसिड, ईन, आइन, ये सब नाम के आगे लगेंगे। बट एक ऐसा कंपाउंड है या एक ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ग्रुप ऑफ एटम्स हैं या ग्रुप ऑफ
एलिमेंट्स कह सकते हो जो कि नाम के पहले लगते हैं, जो कि है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब बताया था कि हेलो एल्केन, हेलोजेंस का फैमिली क्या होती है, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सब होती है। तो अभी हम क्लोरीन ब्रोमीन की बात करते हैं। अगर कहीं क्लोरीन ब्रोमीन एज अ फंक्शनल ग्रुप देखा है तुमने, तो उसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्लोरो होता है। तो क्लोरो को तुम प्रोपेन क्लोरो नहीं लिखोगे, क्लोरो को तुम नाम के पहले लगाओगे, यानी कि जैसे डॉक्टर नाम के पहले लगता है, यानी कि हेलो एल्केन के जितना भी चीज़ें हैं वो नेम से पहले लगेगी। तो तुम क्लोरो प्रोपेन बोलोगे, ब्रोमो प्रोपेन बोलोगे, इस तरीके से। ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ 2 बार रिपीट करके वीडियो देखना। अगर तुम्हें ये नहीं आया तो तुम्हें +1 में भी दिक्कत आएगी, +2 में भी दिक्कत आएगी और 10th में तो दिक्कत आने वाली ही है। अब क्या बोला, अगर जो हम फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं वो एज अ सर्फिक्स यूज़ कर रहे हैं, यानी कि नाम के पीछे लगा रहे हैं, नाम के आगे नहीं लगा रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ रूल्स फॉलो किए जाएंगे। वो रूल्स क्या हैं कि अगर फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वॉवल AEIOU, अगर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेम AEIOU से शुरू हो रहा है, जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊँ कहाँ पे, जैसे ये सर्फिक्स है, AEIOU शुरू हो रहा है, ये O से शुरू हो रहा है, A से, O से, A से, ओ से, ओ से, ई से, वाई से, तो AEIOU से शुरू होने वाला सर्फिक्स, ये सारे AEIOU से शुरू हो रहे हैं ना, तो AEIOU से शुरू होने वाला सर्फिक्स जब भी आएगा, यानी कि जब भी वो वाला सर्फिक्स आएगा तो तुम क्या करोगे, देन द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज मॉडिफाइड बाय डिलीटिंग फाइनल E एंड एडिंग अप्रोप्रिएट सर्फिक्स। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर AEIOU का नाम से शुरू हो रहा है, तो जो वर्ड है, जैसे रमेश के लास्ट में अगर AEIOU आ रहा है तो रमेश के लास्ट में AEIOU आएगा, उसको हम काट देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल से तुम्हें समझाऊंगा। एग्जांपल से क्या है कि रॉय, एक रॉय नाम है, ROE, किसी लड़के का नाम रॉय है, और इसके आगे एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, ऐसे दिल पे मत ले लेना, रॉय है, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है OL हमने। तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक वॉवल आ रहा है और यहाँ पे भी एक वॉवल है, जो हम फंक्शनल ग्रुप ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वॉवल है, AEIOU है, और इसके अंदर भी। तो हमने क्या करना है कि अगर यहाँ पे AEIOU आ रहा है और यहाँ पे भी वॉवल आ रहा है, तो हमने ये वाला वॉवल काट देना है, तो ये बन जाएगा ROOL, यानी कि रूल या रोल कह सकते हो तुम, बन जाएगा। यानी कि रॉय का क्या नाम चेंज होकर बन गया, रॉयल। ये तुम्हें समझ आया, आई थिंक तुम्हें समझ आया होगा। मैं सिली सा एग्जांपल, फनी सा एग्जांपल ले रहा हूँ, पर तुम्हें समझ आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, पर एग्जांपल से समझो कि ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है और इसके आगे ई आ रहा है, AEIOU आ रहा है, और यहाँ पे भी AEIOU आ रहा है, और हमें इसको इसके अंदर ऐड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे, ये वाला AEIOU नहीं हटाएंगे, ये इसमें से A आया, E आया, O आया, I आया, U आया, इसको हटा देंगे। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। इसी तरीके से तुम देखोगे तो यहाँ पे AEIOU अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर आ रहा है, तो जो हम डिलीट कर देंगे, क्या ई को डिलीट कर देंगे, किसके अंदर से, एडिंग द अप्रोप्रिएट सफिक्स। जैसे कि एग्जांपल 3 कार्बन चेन विद कीटोन ग्रुप वुड नेम एज द फॉलोइंग मैनर। अगर कीटेन है तो कीटोन के आगे हम ओन लगाते हैं, यानी कि 3 कार्बन है, 3 कार्बन से पता लग गया कि ये प्रोपेन रहेगा, और इसके लास्ट में ई आ रहा है, प्रोपेन रहेगा, पर हमें ऐड करना है ओन। तो हम क्या करेंगे, ई को हटाएंगे, इसके अंदर से ई को -E कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्रोपन। और ओन अब क्यों ई हटाया, क्योंकि यहाँ पे ओ आ रहा था, तो ओन ऐड करना था, ओ ऐड करना था, तो ई को हटाया हमने। अब इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे तो बन जाएगा प्रोपेनॉन। यानी कि आई होप यहाँ तक बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, बहुत लंबी हो रही है, पर तुम्हें समझ आ रहा होगा एक एक चीज़ की कैसे नाम रखना है। इस वीडियो को देख कर नोट्स अच्छे से बना लोगे अपनी भाषा में, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, जो भी भाषा में तुम्हें समझ आ रहा है उस भाषा में एक नोट्स में लिख लो कि इस तरीके से तुम्हें नाम देना है किसी भी कंपाउंड को। यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया। यानी कि पहला स्टेप क्या था, हमें नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने हैं, उसके बाद चेक करना है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो उस फंक्शनल ग्रुप का नेम देखना है कि सर्फिक्स की तरह यूज़ करेंगे या प्रीफिक्स की तरह यूज़ करेंगे, यानी कि उसके पीछे नाम लगा, वो फंक्शनल ग्रुप का नेम लगाएंगे, उसके आगे उस फंक्शनल ग्रुप का नेम लगाएंगे। उसके बाद क्या करना है, अगर उसके आगे यानी कि नेम के बाद फंक्शनल ग्रुप लग रहा है और उस फंक्शनल ग्रुप में AEIOU आ रहा है, तो हम जो मेन वर्ड है उसके लास्ट में अगर जो ई आ रहा है उसको काट कर उसके बाद अप्रोप्रिएट सर्फिक्स, यानी कि वो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का नेम है वो ऐड कर देंगे। चौथा स्टेप क्या है, इफ़ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल एन इज इन द नेम of the carbon chain is substituted by ene and or ine as given in table 4.4। यानी कि अगर कोई कंपाउंड है और वो क्या है, अनसैचुरेटेड है, यानी कि
क्या अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की बात नहीं हो रही है। तो हम क्या करेंगे, उसके जो एन है उसके लास्ट में जो एन आएगा उसको चेंज करके इन और आइन लगा देंगे। इन किसके लिए आएगा, डबल बॉन्ड के लिए, आइन किसके आएगा, ट्रिपल बॉन्ड के लिए। नहीं समझ आया, मैं दोबारा से बताता हूँ। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, ये कार्बन चेन है, ठीक है, और समझ लो यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन दिखाऊंगा नहीं, समझ लो कि हाइड्रोजन लगे होंगे क्योंकि फिर लंबी हो जाएगी ना वीडियो। यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दिया तो इसका नाम क्या आएगा, पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ कार्बन्स गिनो, 1 2 3, यानी कि 3 हमारे को कार्बन है, यानी कि इसका नाम प्रोपेन हो सकता है। और यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, सभी जगह हाइड्रोजन लगे हैं, मैंने बनाया नहीं, पर सभी जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो यानी कि 3 कार्बन है, यानी कि इसका नाम प्रोपेन है। और इस यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं लगा, यानी कि इसका नाम प्रोपेन है। बट भैया मेरे को एक चीज़ दिख रही है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है मेरे को। तो डबल बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, यानी कि यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ा था, भैया ने बताया था कि अरे यार अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इन को हटा देंगे हम, और उसके हिसाब से अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा देंगे, आइन लगा देंगे। चलो ज़रा देखते हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो पहला इसका नाम क्या बनेगा, PROPANE। अब इसने क्या बोला, ANE हटा देना है, ANE चलो हटा दिया हमने, तो क्या बना, PROP, ANE हटा दिया, अब ENE लग जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर अब ENE कब बोला, यहाँ पे ध्यान से देखो, ENE कब बोला, जब डबल बॉन्ड हो, तो हमने ENE लगा दिया, यानी कि प्रोपीन बन गया। यानी कि इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया, प्रोपीन बन गया। क्या बन गया, इस कंपाउंड का नाम प्रोपीन बन गया। अगर वहीं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता तो हम क्या करते कि प्रोपेन की जगह, यानी कि प्रोपेन, एन आ रहा है ना, एन को हटा के आइन लगा देते, यानी कि इसका फिर क्या नाम हो जाता, प्रोप YNE, यानी कि यहाँ से एन हटाया मैंने और YNE लगा दिया। यानी कि दोबारा से मैं समझा रहा हूँ, अगर कोई कार्बन चेन है और वो अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो जो नेम प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, अपना इथेन, ये सारा एन एन आ रहा है ना, वो बदल के हम इन या आइन लगा देंगे। इन आइन कब लगाएंगे, इन लगाएंगे डबल बॉन्ड के केस में, आइन लगाएंगे ट्रिपल बॉन्ड के केस में, एज गिवन इन टेबल 4.4 टेबल में हमें दे रखा हुआ है। यहाँ पे तुम देखोगे तो यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और 3 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है। यहाँ पे प्रोपेन नहीं लिखा हमने, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, प्रोपीन लिख दिया है। और यहाँ पे बर्ड्स मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, तो सॉरी अगर पीछे से आवाज़ आ रहा होगा बहुत सारी चिड़ियों का, तो मुझे माफ़ करना, वीडियो ख़राब हो रही है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को। अब उसके बाद क्या बोला है, थोड़ा मैं लाउड बोलूँगा ताकि तुम्हें हर चीज़ समझ आए। प्रोपीन हो गया, इफ़ इट हैज़ ए ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 3 कार्बन चेन है और उसके अंदर डबल बॉन्ड है तो वो बन जाएगा प्रोपीन, और अगर 3 कार्बन चेन है और उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो बन जाएगा प्रोपाइन, जो कि आई होप समझ आ गया हो। दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, 40 मिनट की वीडियो होने वाली है। पहला स्टेप क्या है कि तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन्स गिनने हैं, फिर उसके बाद देखना है फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको देखना है कि उसका नेम क्या होगा और उसके नेम के अंदर वॉवल है कि नहीं, AEIOU है कि नहीं। और अगर AEIOU है तो तुमने मेन वर्ड में से लास्ट वाला ई हटा के उसको ऐड कर देना है। फिर फोर्थ स्टेप क्या रहेगा कि अगर कोई कार्बन चेन अनसैचुरेटेड यानी कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके मेन नाम में से एन हटा के इन लगाएंगे जब डबल बॉन्ड होगा, और एन हटा के आइन लगाएंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये तुमने मेथड सीख लिया। अब बात करते हैं एक और मेथड की, जो कि है हेलो एल्केन्स के लिए। हेलो एल्केन के केस में हम क्या करेंगे, सिंपली कोई भी कंपाउंड दे रखा है उसका नंबर ऑफ कार्बन गिनो, तो 3 कार्बन है यानी कि प्रोपेन ने इसका नाम हो सकता है। तो अब चेक करेंगे फंक्शनल ग्रुप, तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। फंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे, ये एक सब्स्टिट्यूट कहेंगे, पर तुम्हें समझ लो एक फंक्शनल ग्रुप, समझने के लिए बोल रहा हूँ, इसको फंक्शनल ग्रुप मानना है। यानी कि यहाँ पे कुछ अलग सा तो लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप समझ लो ये लगा हुआ है। तो अब क्या बोला सर उसने कि तुम्हें चेक करना है कि वो प्रीफिक्स की तरह यूज़ होगा कि सरफिक्स की तरह। तुम इस टेबल में देख रहे हो कि अगर हमें क्लोरो और ब्रोमो लगाना है तो उसको प्रीफिक्स की तरह लगाना है, यानी कि हमने सिंपल नेम लिख देना है, यानी कि प्रोपेन लिख देना है और उसके आगे अगर क्लोरीन लगा है तो क्लोरो लगा देना है। यानी कि तुम्हें समझ आ गया कि यहाँ पे क्या आएगा, नाम क्लोरो प्रोपेन आएगा। ऐसे ही अगर ब्रोमीन लगा है तो हमने प्रोपेन सिंपली लिख देना है और ब्रोमो प्रोपेन लिख देना है। अगर 4 कार्बन होते तो सिंपली तुम ब्यूटेन लिख देते और उसके आगे क्लोरो लगा देते, यानी कि क्लोरो ब्यूटेन हो जाता। अगर वैसे ही यहाँ पे 4 कार्बन होता तो तुम ब्यूटेन लिखती और इसके आगे ब्रोमो लगा देते, यानी कि ब्रोमो ब्यूटेन हो जाता। आई होप चीज़ें तुम्हें समझ आ रही हैं। बहुत मेहनत लग रही है ये वीडियो बनाने में और इन कॉन्सेप्ट्स को समझाने में।
और जितनी भी टेबल मैंने बताए हैं, जितने भी टेबल पीछे तुमने देखे हैं फंक्शनल ग्रुप के और ये होमोलोगस सीरीज़ के, वो तुम्हें याद होने चाहिए। अगर नहीं याद करोगे तो नैया डूब जाएगी, मैं सच बता रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये वाला भी चार्ट ये तुम्हें याद होना चाहिए। और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे कमेंट्स में बताना है आपने कि इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि नहीं। अगली वीडियो में मिलते हैं, 40 मिनट की वीडियो होगी। अगली वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे। और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ाई करो, मस्ती भी करो पर पढ़ाई भी करो और लाइफ को एंजॉय करो। पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए, मस्ती भी नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी चीज़, हर चीज़ बैलेंस करके चलो। और माता पिता की बातें भी मानो, उनको कभी दिल मत दिखाओ। कभी कभी गलती से हम दिल दुखा देते हैं माता पिता का, तो उस टाइम सॉरी मांग लो। बट माता पिता तुम्हारे लिए इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं तो तुम्हें भी कुछ उनको देना चाहिए। कभी कभी रात में बैठ के इमेजिन क्या करो कि तुम बहुत सारा पैसा कमा रहे हो, बहुत बढ़िया तुम्हारी लाइफ हो चुकी है और तुम अपने पेरेंट्स के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें कर रहे हो। एक बार तुम इमेजिन करोगे, तुम्हारे अंदर खुद ब खुद मोटिवेशन आएगा। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय प्यारे प्यारे बच्चों, और अच्छे से पढ़ाई करो। मैं आशा करता हूँ तुम सभी के अच्छे नंबर आने वाले हैं। कभी नंबर के पीछे मत भागो। अभी मुझे पता है 10th में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे नंबर आ जाएं, पर तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुम्हें समझ आएगी कि नंबर का गेम अगर हम छोड़ दे तो अच्छा होता। हम काबिलियत के पीछे भागें, यानी कि जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको डीपली पढ़ो ताकि तुम किसी को पढ़ा सको। तुम नंबर ला लोगे, उस नंबर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी, स्कूल में बढ़िया एडमिशन मिल जाएगी, पर अगर तुम डीप में पढ़े रहोगे तो तुम किसी को पढ़ा भी सकते हो, है ना। तो तुम्हें हमेशा क्या करना है कि एक 3 इडियट का डायलॉग मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि रट्टा मत मारो, तुम अपने आप को काबिल बनाओ, सक्सेस के पीछे पीछे मत भागो। तुम अपने आप को काबिल बनाओ, सक्सेस तुम्हारे पीछे झंक मार के आएगी। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छे से पढ़ाई करो और मैं चाहता हूँ कि तुम सभी के अच्छे ग्रेड्स आएँ। तब तक के लिए बाय बाय। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स का वीडियो वेट करना, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया वीडियो बना के मैं अपलोड करने वाला हूँ। सिग्मा स्टूडेंट क्लब को अगर तुम प्यार देना चाहते हो तो इन वीडियोज़ को देखो और इन वीडियोज़ के अच्छे से नोट बनाओ। और मैं यही चाहूँगा बस। सब्सक्राइब लाइक्स वगैरह तो बात की बात है, तुम्हें मन करे तो करना, नहीं मन करे तो मत करना। सब्सक्राइब भी मत करना, लाइक भी मत करना, कोई बात नहीं। तुम वीडियोज़ देखो, तुम्हारा फ़ायदा होना चाहिए और उनको अपने जीवन में अप्लाई करो, अच्छे से नोट्स बनाओ और फोड़ो, हर जगह जाके धूम मचाओ।